हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी, उस सीरीज का आज ये 25वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 24 लेक्चर हो चुके हैं। जो कल का लेक्चर था उसमें हमने घनत्व को समझा था कि आखिरकार घनत्व क्या होता है और उसका क्या फॉर्मूला होता है और उसका क्या मात्रक होता है, उसको हमने डिटेल में समझा था। और उसी को मतलब जो टॉपिक चल रहा था वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाया था। मैंने कहा था कि सर ये जो घनत्व की क्लास है वो लगभग 2 से 3 क्लासेस में ख़त्म होगी। तो उसमें मैंने 5 आपको नोट पॉइंट लिखा दिए थे और मैंने बताया था कि लगभग 16-17 नोट पॉइंट हैं इसमें। तो 5 नोट पॉइंट मैंने आपको लिखा दिए थे। आज हम 6वें नोट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये वाला नोट पॉइंट हम पहले ही लिखा चुके हैं, तो इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है कि जिसका घनत्व, ये हम कल जानते हैं कि सर जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो डूब जाती है और सर जिसका घनत्व कम होता है वो तैर जाती है। ये हमने कल समझा था। ये वाला नोट पॉइंट मैंने कल लिखा दिया था, तो आज लिखने की आवश्यकता नहीं है। आज हम लिखेंगे नोट पॉइंट नंबर 6। तो हम यहाँ लिखते हैं नोट पॉइंट 6। देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं सर बर्फ का घनत्व। हमको ये याद रखना है, बर्फ का घनत्व कितना होता है? 917 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये बर्फ का घनत्व होता है। और जल का कितना होता है? फिर जल का घनत्व ये होता है 1000, लगभग 1000। देखो, ये 1000 एग्जैक्ट नहीं होता है, ये 999.998 इतना होता है, लेकिन हम उसको लगभग 1000 मान के चलते हैं। तो 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब ये होता है जल का घनत्व। अब हमें यहाँ समझ में आया कि सर बर्फ का घनत्व कम है, जल का घनत्व ज़्यादा है। तो ये वाला नोट पॉइंट हमने कल पढ़ा था। तो अगर हम बर्फ के टुकड़े को अगर जल में डाल देंगे तो क्या होगा? बर्फ का टुकड़ा डूब जाएगा क्या? नहीं डूबेगा। क्यों? क्योंकि सर उसका घनत्व कम है और मैंने बताया था कम घनत्व वाला ऊपर तैरता है, तो तैरेगा। तो कुल मिलाकर हम यहाँ बात करें कि यदि बर्फ के टुकड़े को जल में डाला जाता है तो वह कम घनत्व के कारण तैरता है। तो होगा क्या कि वो बर्फ का टुकड़ा होगा जो पानी में तैरेगा। लेकिन हमको एक बात ये और याद रखनी है कि सर बर्फ का टुकड़ा जब पानी में तैरता है तो तैरने के दौरान 1/10वां हिस्सा पानी की सतह से ऊपर होता है और 9/10वां हिस्सा बर्फ का उस पानी की सतह के नीचे होता है। इस प्रकार से वो तैरता है। तो हम यहाँ पर एक डायग्राम बना रहे हैं कि ये है हमारे पास, मान लीजिए एक टब है, इसमें हमने बर्फ का टुकड़े को डाला है। ये मान लीजिए बर्फ का टुकड़ा है कोई, यहाँ पानी भरा हुआ है, ये पूरा यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ये पात्र फुल भरा हुआ है, ये वाला यहाँ तक करते हैं, ये पूरा ये पात्र भरा हुआ है पानी से और इसमें ये बर्फ का टुकड़ा हमने डाल दिया है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि सर ये जो टुकड़ा है इसका ज़्यादातर हिस्सा तो पानी में डूबा हुआ है, लेकिन सर कुछ हिस्सा ऐसा है जो पानी के ऊपर भी है। अगर मैं इसको कलर कर देता हूँ, ये वाला हिस्सा, ये ब्लैक मैंने किया है, ये वाला हिस्सा, ये बर्फ का ये ब्लैक हिस्सा है, ये पानी की सतह से ऊपर है और ये डूबा हुआ है। तो सर ये कितना है? ये जो है ये 1/10, मतलब 1/10वां हिस्सा बर्फ का जल की सतह से ऊपर रहता है हमेशा। और ये जो है ये वाला हिस्सा, ये 9/10 है। जब बर्फ के टुकड़े को पानी में डाल देंगे तो सर 9/10वां भाग ये नीचे होगा और एक भाग ऊपर रहेगा। ये बर्फ का ये कम घनत्व के कारण इस तरह से ये तैरता है। देखो, आपने एक मूवी देखी होगी टाइटैनिक मूवी में क्या हुआ था कि टाइटैनिक जहाज जब जा रहा था तो उनके चालक को सामने लगभग 1 मंजिल का बर्फ का एक पहाड़ दिखा। उन्होंने कहा कि बर्फ का पहाड़ है, 1 मंजिल का है, टाइटैनिक काफ़ी मंजिल ऊंचा है, तो ये पहाड़ कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मतलब जहाज का।
तो उन्होंने ये सोचा कि बस यही एक मंजिल होगा और इसके नीचे कुछ नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि सर जो बर्फ़ का जो भी हिस्सा है वो ऊपर दिखता है, सर वो तो 1 भाग है 10 में से, 9 भाग नीचे हैं। मतलब अगर 1 मंजिल ऊपर दिख रहा है तो सर 9 मंजिल गहराई तक वो इतना बड़ा पहाड़ नीचे भी होगा। इसका उन्होंने अंदाज़ा नहीं लगा पाया और फिर जब तक अंदाज़ा लगा पाया तब तक वो टकरा गया और फिर आपने देखा होगा कि टाइटैनिक वो डूब गया था। ये वास्तविक घटना है। तो होता क्या है कि जब जल में बर्फ़ का टुकड़ा तैरता है तो 1/10वां हिस्सा तो ऊपर रहता है और 9/10वां हिस्सा नीचे रहता है पानी के अंदर। तो हम ये याद रहेंगे, इस तरह से ये तैरता है। अब यहाँ से एक सवाल बनेगा कि अगर हम बर्फ़ के टुकड़े को, अगर मान लीजिए ये बर्फ़ का टुकड़ा है और ये जो टब है ये पूरा यहाँ तक भरा हुआ है, सतह एकदम भरी हुई है, तो अब अगर ये बर्फ़ का टुकड़ा पूरा पिघल जाएगा, अगर ये बर्फ़ का टुकड़ा पिघल जाएगा तो सर इस पानी की सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या मतलब सतह ऊपर बढ़ेगी, पानी बाहर निकल जाएगा क्या? या सतह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो हम बोलेंगे कि सर अगर इस तरह से तैर रहा है तो पानी की सतह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि देखो, ये बर्फ़ का जो घनत्व कम होता है, घनत्व कम होने के कारण वो जगह ज़्यादा घेरता है। जब ये पिघलता है तो फिर कम जगह घेरता है, क्योंकि पानी बन जाता है तो फिर कम जगह घेरेगा। तो ये जो बर्फ़ में डूबा हुआ जो पार्ट है, जब ये अंदर मैं अभी डूबे हुए पार्ट की बात कर रहा हूँ, जब ये पिघलता है तो अपनी अभी जितनी जगह घेरे है उससे थोड़ी कम जगह घेरेगा, तो थोड़ी जगह बचेगी। वो जो जगह बचेगी उसको कौन कवर करेगा? ये जो ऊपर निकला हुआ भाग है ना, ये वाला पानी बनेगा और उस जगह को कवर कर लेगा। इसका मतलब ये जो सतह है, सतह पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। सवाल पूछेगा कि अगर एक बर्फ़ का टुकड़ा पानी में तैर रहा है और वह पिघल जाता है तो बताइए पानी की सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर यदि यदि एक बर्फ का टुकड़ा टुकड़ा पानी में तैर रहा है तैर रहा है तो उसके उसके पिघलने पर पानी की सतह में कोई कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। ये हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि अगर कोई बर्फ का टुकड़ा है, पानी में तैर रहा है, पानी में तैर रहा है, तो जब वो पिघल जाएगा तो पानी की सतह पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। क्यों नहीं डालेगा? क्योंकि सर ये जो है, जब अंदर में डूबा हुआ भाग है, ये 9 भाग ये डूबा हुआ है, जब ये पिघलेगा तो कम जगह घेरेगा, थोड़ी सी जगह बचा देगा। तो उस जगह को कौन घेर लेगा? सर ये जो ऊपर निकल रहा है ना, जब ये पिघल के पानी बनेगा तो ये इसमें जो बची हुई जगह होगी ये उसको कवर कर लेगा। इसका मतलब सर इस सतह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको कल बताया था कि केरोसिन, डीजल और पेट्रोल, इन तीनों का घनत्व जो पेट्रोल का था वो 740 था, केरोसिन का कितना था 810 था और डीजल का था 850। इसका मतलब अगर बर्फ के टुकड़े को पेट्रोल, डीजल या केरोसिन इन तीनों में से किसी में भी डाल दो तो बर्फ का टुकड़ा बैठ जाएगा तली में। क्यों? क्योंकि बर्फ का घनत्व है 917 और उन तीनों का घनत्व क्या है 850 और 850 से कम। तो इसका मतलब ये है कि सर बर्फ के टुकड़े को केरोसिन में डालेंगे तो डूब जाएगा, पेट्रोल में डालेंगे तो डूब जाएगा और अगर डीजल में डालेंगे तब भी डूब जाएगा। तो आपसे अगर ये पूछा जाएगा कि सर अगर केरोसिन में हमने बर्फ का टुकड़ा डाल दिया है और तो अगर वो पिघलता है तो फिर सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये है, ये इसमें केरोसिन भरी हुई है, यहाँ तक मान लीजिए सतह है, ये केरोसिन है और बर्फ का टुकड़ा ये हमने डाल दिया है, ये बर्फ का टुकड़ा डाला है। तो एक बात बताओ, केरोसिन में अगर बर्फ का टुकड़ा डालेंगे तो केरोसिन का घनत्व कम होता है और बर्फ के टुकड़े का ज़्यादा होता है तो डूब जाएगा। अब ये कहेगा कि अब अगर ये पिघल जाए तो इस सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम ये जानते हैं कि सर बर्फ जब पिघलती है तो जगह को कम जगह में बन जाती है। इसका मतलब जब ये पिघलेगा
अभी ये ज़्यादा जगह घेरे है, लेकिन जब ये पिघलेगा तो जगह कम घेरेगा, और कम घेरेगा तो पानी पानी इस जगह को भरने का प्रयास करेगा। इसका मतलब ये सतह नीचे गिरेगी। तो अगर हम बात करते हैं, ये है केरोसिन, केरोसिन, और ये है बर्फ, बर्फ। तो केरोसिन में अगर बर्फ के टुकड़े को डालेंगे तो डूब जाएगी, ये कन्फर्म है। तो हम यहाँ पर एक बात इससे भी हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि केरोसिन, पेट्रोल और डीजल तीनों को एक ही बार में लिखते हैं। केरोसिन, केरोसिन, कॉमा पेट्रोल, पेट्रोल, कॉमा डीजल, डीजल में जब जब बर्फ का टुकड़ा टुकड़ा डाला जाता है, डाला जाता है, तो वह डूब जाता है, डूब जाता है। अब इसका कारण हम जानते हैं क्यों डूबता है, क्योंकि सर उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब हम यहीं पर सवाल पूछ लें कि केरोसिन के अंदर अगर बर्फ का टुकड़ा है, तो बर्फ के टुकड़े के पिघलने के बाद केरोसिन की सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम कहेंगे सर केरोसिन की सतह कम होगी। तो हम कहेंगे केरोसिन, केरोसिन में बर्फ का टुकड़ा पिघल पिघल जाए जाए तो सतह 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 घटती है, घटती है। सतह घटती है मतलब ये जो लेवल है ना, ये सतह नीचे गिरती है, घटती है, नीचे आ जाती है। तो हमने केरोसिन को नाम, यहाँ पर केरोसिन का नाम लिखा है, तो आप पेट्रोल और डीजल भी यहाँ समझ सकते हैं कि ये तीनों के साथ ऐसा होता है। तो हमें इतना समझ में आया कि सर अगर इनमें डाल देंगे बर्फ के टुकड़े को, केरोसिन में, पेट्रोल में या डीजल में डालेंगे तो वो डूब जाएगा, और जब पिघलेगा तो सतह को कम करेगा। ये हम समझ में आ गया। तो अगला नोट पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर, नोट पॉइंट NOTE, नोट पॉइंट नंबर 7। तो ये बर्फ के बारे में हमको जानकारी हुई, और ये देखो बर्फ का घनत्व और जल का घनत्व ये हमको याद रहे। साथ ही साथ हमें ये केरोसिन, पेट्रोल, डीजल ये तो मैंने कल वाली क्लास में आपको समझा दिया था, लेकिन मैंने बताया था कि सर ये 917 से तो इन तीनों का जो घनत्व होता है वो कम होता है, इसीलिए ये डूब रहा था। अगली हम बात करते हैं सर नोट पॉइंट नंबर 7। अगर हम नोट पॉइंट नंबर 7 में देखते हैं तो हमारे पास मिल्क है, देखा होगा। देखो दूध में, अगर हम दूध में देखेंगे तो दूध में घी होता है, और मलाई होती है, और दूध में ही होती है क्रीम। तीन चीज़ें दूध में से हम निकाल सकते हैं, मलाई निकाल सकते हैं सर, घी निकाल सकते हैं, और क्रीम निकाल सकते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं कि अगर दूध में हमने बाहर से थोड़ा सा घी डाल दिया है, तो घी कहाँ जाता है? तली में जाके बैठता है कि सर ऊपर तैरता है? तो देखा होगा कि सर अगर दूध में घी है तो घी ऊपर ही तैरता है। जब ऊपर तैर रहा है तो इस नोट पॉइंट से क्या होगा? अगर हम इस नोट पॉइंट से देखें, हमने कहा सर तैरता कौन है? जिसका घनत्व कम होता है। और डूबता कौन है? सर जिसका घनत्व ज़्यादा होता है। तो अगर हमने दूध में घी डाल दिया है, अगर दूध में घी डाल दिया है तो वो ऊपर तैरेगा, इसका मतलब सर उसका घनत्व कम होता है घी का। तो हम लिख सकते हैं सर दूध, मलाई और क्रीम, सॉरी घी, मलाई और क्रीम, इन तीनों का घनत्व दूध के घनत्व से कम होता है। तो हम इस बात को लिखेंगे, क्रीम, क्रीम कोमा मलाई, मलाई तथा, ये आपको दिख जाएगा यहाँ पर। अब एक मिनट रुको, ये दिखेगा नहीं आपको, ये ज़्यादा ऊपर हो गया। यहाँ लिखते हैं नोट पॉइंट 7, क्रीम, क्रीम, मलाई कोमा घी, घी का घनत्व, घनत्व दूध के घनत्व से कम होता है, इसीलिए इसलिए ये दूध में तैरते हैं।
दूध में एक क्रीम है, मलाई है या घी है, वो तैरता है। ये हम समझ में आ गया। तो अब हमें समझ में आ गया सर, ये अगर हमने कभी देखा होगा, अगर तुम दूध में अगर घी मिलाने का प्रयास करोगे तो वो मिलेगा नहीं, पहली बात तो घी ऊपर ही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्यों आएगा सर, उसका घनत्व कम होता है। अब हम आपसे सवाल पूछते हैं कि अगर दूध में से हम घी निकाल लें, मतलब जैसे मान लीजिए कि एक क्लास है, क्लास में से जितने भी मक्कार छात्र हैं उनको निकाल दें, तो फिर सब अच्छे छात्र बचेंगे। और अगर अच्छे छात्रों को निकाल देंगे तो सब मक्कार छात्र बचेंगे। सेम उसी प्रकार से एक बात बताइए कि अगर हम घी को निकाल लेंगे या क्रीम उसमें से खींच लेंगे, तो क्रीम जो हमने खींची है सर, उसकी डेंसिटी क्या थी, कम थी। तो कम घनत्व वाला हमने निकाल लिया, तो अब दूध का घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब अगर दूध में से हम कम घनत्व वाली चीज को निकाल लेंगे तो जो बचा हुआ दूध है उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर जैसे मलाई निकालेंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि मलाई कम घनत्व वाली थी तो वो निकल गई, कम घनत्व वाला निकल गया तो इसका डेंसिटी बढ़ा देगा। क्रीम निकाल लेंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, और अगर हम घी निकाल लेंगे इसमें से तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि दूध में से क्रीम निकाल लो, मलाई निकाल लो या फिर घी निकाल लो तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है। तो अब आप हमसे बताइए कि सर दूध कम घनत्व वाला अच्छा होता है कि ज़्यादा घनत्व वाला अच्छा होता है। तो आप कहोगे कि सर जिसका घनत्व ज़्यादा है वो सर बेकार है। ज़्यादा उसका घनत्व क्यों है, क्योंकि उसमें से घी निकाल लिया गया होगा, मलाई निकाल ली गई होगी या फिर क्रीम इसमें से खींच ली गई होगी, तब तो घनत्व बढ़ गया है। इसका मतलब घनत्व जितना ज़्यादा है दूध का सर, वो हमारे लिए उतना पौष्टिक नहीं रहा। घनत्व कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जितना कम होगा उतना उसमें घी वगैरह ये सब होंगे। तो इसका मतलब जो हम दूध की शुद्धता मापते हैं, दूध की शुद्धता मापते हैं, उस यंत्र का नाम है लैक्टोमीटर। संसार का कोई भी द्रव है तो उसकी शुद्धता मापने के लिए एक हमारे पास होता है हाइग्रोमीटर। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि द्रवों 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 का घनत्व मापा जाता है। कौन से यंत्र से मापते हैं, संसार का कोई भी लिक्विड है, अगर हम उसका घनत्व मापना चाहते हैं तो उसका नाम है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, ये हाइग्रोमीटर है। अब ये हाइग्रोमीटर क्या करता है, इसमें कोई भी लिक्विड है उसको अगर हम डाल देंगे तो उसके घनत्व को बता देगा, लेकिन इसमें किसी प्रकार का एक कोई निशान नहीं होता है, कोई लेवल नहीं लगा रहता है। कि जैसे मान लीजिए भैंस का अगर दूध है तो उसमें इस हाइग्रोमीटर पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं लगा रहता है जिससे ये बताए कि भैंस का एवरेज इतना डेंसिटी होनी चाहिए दूध की, ये उस पर कोई चिन्ह नहीं होता है। अगर मान लीजिए, और चिन्ह फिर किस पर होता है, हाइग्रोमीटर का ही टाइप है, उसका नाम है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर पे क्या होता है कि चिन्ह लगे रहते हैं कि गाय के दूध का डेंसिटी इतनी होती है, चिन्ह लगा रहेगा। भैंस के दूध की डेंसिटी लगभग इतनी होती है, चिन्ह लगा रहेगा। इसका मतलब ये है कि जब तुम भैंस के दूध में पानी मिलाकर ले जाओगे तो जब लैक्टोमीटर में डालकर उसको चेक करेंगे तो एवरेज डेंसिटी के अगर बराबर आएगा तो आपने पानी नहीं मिलाया है, और अगर तुमने पानी मिला दिया है तो एवरेज डेंसिटी से कम या ज़्यादा हो जाएगा। पानी मिलाने के बाद डेंसिटी को कम या ज़्यादा वो कर देगा। इसका मतलब ये है कि लैक्टोमीटर क्या है सर, हाइग्रोमीटर का ही एक टाइप है लैक्टोमीटर। लेकिन बस इसमें अंतर इतना है कि हाइग्रोमीटर पर कोई एवरेज मतलब एवरेज घनत्व का कोई चिन्ह नहीं लगा रहता है, लेकिन लैक्टोमीटर पर लगा रहता है कि गाय का इतना एवरेज घनत्व होना चाहिए, और जो भैंस का दूध होता है उसका एवरेज घनत्व इतना होना चाहिए, उस पर चिन्ह होता है। तो इसका मतलब ये है कि हाइग्रोमीटर का ही एक टाइप है लैक्टोमीटर, जिससे हम दूध के घनत्व को मापते हैं। तो हमें समझ में आएगा सर, घनत्व जितना कम होगा उतना अच्छा दूध है, तो लैक्टोमीटर से हम इस घनत्व को माप लेते हैं। जितना कम घनत्व निकलेगा उतना हमारे लिए दूध पौष्टिक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक बात कि दूध की शुद्धता मापते हैं। किससे मापते हैं, वो है लैक्टोमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने ये कहा कि दूध की शुद्धता किस में मापते हैं, तो आप लैक्टोमीटर को ढूंढोगे। अगर बाई चांस दुर्भाग्यवश अगर लैक्टोमीटर ऑप्शन में नहीं मिला तो सर हाइग्रोमीटर पर टिक लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो लैक्टोमीटर है ना, ये एक प्रकार का हाइग्रोमीटर ही है, बस इस पर चिन्ह लगा रहता है
कि भैंस के दूध का एवरेज घनत्व इतना होता है, गाय के दूध का एवरेज घनत्व इतना होता है। तो उसमें चिन्ह के माध्यम से पता चलता है कि पानी मिलाकर लाए हैं कि पानी नहीं मिलाया है, ये उससे पता चल जाता है। तो लैक्टोमीटर और हाइग्रोमीटर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, हाइग्रोमीटर ही लैक्टोमीटर होता है, लेकिन बस इसमें चिन्ह लगा रहता है, इसलिए इसका स्पेशल नाम हो गया। ये दूध की शुद्धता के लिए आता है, इसीलिए इसको स्पेशल लैक्टोमीटर कहते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया। तो हमें एक नोट पॉइंट नंबर 7 समझ में आया कि सर ये दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर होता है। अब हम आपसे पूछते हैं कि सर अच्छा दूध या पौष्टिक दूध कौन सा होता है? सर वो दूध अच्छा होगा सर जिसकी डेंसिटी कम होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जिस जिस दूध की जिस दूध का घनत्व घनत्व कम होता है, कम होता है, वह जिस दूध का घनत्व कम होता है वह अधिक पौष्टिक होता है, अधिक पौष्टिक पौष्टिक होता है। इसका मतलब ये है कि लैक्टोमीटर से जब हम मापेंगे तो सर घनत्व जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा दूध है, और सर घनत्व जितना ज़्यादा होगा वो उतना बेकार है। इसका मतलब उसमें से क्रीम या फिर घी वगैरह खींच लिया गया होगा। एक बात और समझ में आती है, ऐसे सवाल पूछता है कि अगर हम दूध में क्रीम मिला दें तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या दूध में अगर हम घी किसी प्रकार से मिला दें, मान लीजिए किसी प्रकार से हमने दूध में घी मिला दिया या क्रीम मिला दी या फिर मलाई मिला दी, तो दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो दूध का घनत्व मैक्सिमम होगा अभी। अगर हम बाहर से इसमें घी डाल देंगे, अगर हमने इसमें घी डाल दिया तो सर उसके घनत्व को कम कर देगा ये। इसका मतलब सवाल यहाँ से पूछेगा अगर दूध में से घी निकाल लेते हैं तो घनत्व बढ़ जाता है, और अगर इसमें डाल देंगे तो घनत्व कम हो जाएगा। तो दोनों तरफ से हमको याद रहे। तो सवाल ऐसे पूछेगा कि यदि दूध में क्रीम को मिला दिया जाता है तो दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम कहेंगे सर क्रीम मिलाने से घनत्व कम हो जाएगा। ठीक है भाई। तो हम यहाँ लिखना चाहो तो आप इस बात को लिख लेना कि अगर हम बाहर से मिलाएंगे इन चीज़ों को तो घनत्व कम कर देते हैं, और निकाल लेंगे तो घनत्व बढ़ जाता है, ये बात है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम नोट पॉइंट नंबर 8 समझ लेते हैं। हमारे साथ आप भी लिखें पहले, उसके बाद हम इसको समझेंगे क्या है। देखो नोट पॉइंट नंबर 8 में क्या है कि दही दही में उपस्थित 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 मक्खन मक्खन का का घनत्व कम कम होता है तथा शेष शेष छाछ शेष जो छाछ है, छाछ का घनत्व अधिक अधिक होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो दही होता है, दही में मक्खन होता है, जब उसमें हम रही डालकर उसको बहुत तीव्र गति से घुमाते हैं तो उसमें मक्खन जो होता है ऊपर तैरने लगता है और बाकी का वो छाछ बन जाता है। तो इसका मतलब वो तैरता क्यों है मक्खन? क्योंकि मक्खन का घनत्व कम है और छाछ का घनत्व ज़्यादा है। तो अगर उसमें से मक्खन हम बाहर निकाल लेंगे तो फिर उसका घनत्व बढ़ जाएगा। तो हमने यही लिखा है कि दही में उपस्थित मक्खन का घनत्व कम होता है तथा शेष छाछ का घनत्व अधिक होता है। अगर हम मक्खन उसमें से निकाल लेंगे तो फिर छाछ बचेगी, उसका घनत्व ज़्यादा होगा। तो हमें याद रखेंगे नोट पॉइंट नंबर ये। अगर यहाँ पर देखो एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुमने देखा होगा कि घर पर अगर छाछ है उसमें मक्खन अगर थोड़ा बहुत रह गया है तो वो ऊपर ही तैरता है, ये आपने अनुभव किया होगा। तो ये वाला आप समझिए। अगला हम नोट पॉइंट समझते हैं, नोट पॉइंट नंबर 9। देखो यहाँ पर क्या है कि जल का घनत्व कितना होता है? जल का घनत्व ये देखो हम जानते हैं जल का घनत्व हमारा 1000 होता है, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, इतना होता है जल का घनत्व। समुद्री जल का कितना होता है? समुद्री जल, अगर हम समुद्री जल की बात करें तो 1030 किलोग्राम
प्रति मीटर क्यूब ये समुद्री जल का होता है घनत्व। अगर हम बात करें समुद्री जल में सर नमक की मात्रा थोड़ी सी उसमें मिली हुई होती है, इसीलिए उसका घनत्व थोड़ा ज़्यादा होता है। अब देखो जल का घनत्व कम है, समुद्री जल का घनत्व अधिक है। तो अगर हम ये नॉर्मल वाले जो नदी का जल होता है उसमें ये वाला जल होता है साधारण जल, उसका घनत्व 1000 होता है और समुद्री जल का घनत्व ज़्यादा है। तो अगर एक व्यक्ति साधारण नदी में तैरे तो उसका घनत्व पानी का कम है, और अगर वही व्यक्ति जाकर समुद्र में तैरेगा तो समुद्र में तैरना आसान होगा। क्यों तैरना आसान होगा? क्योंकि देखो इसका घनत्व कम है तो इसमें शायद वो इतना बल ना लगा पाए। लेकिन हाँ समुद्र में क्या है कि समुद्र का घनत्व, समुद्र के जो पानी का घनत्व है वो थोड़ा अधिक होता है, तो अधिक होने के कारण इसमें आसानी से व्यक्ति तैर सकता है। तो हम इस बात को लिखेंगे, हम इस बात को लिखेंगे कि नदी में तैरने की अपेक्षा नदी में तैरने की अपेक्षा समुद्र में तैरना सरल है। नदी में तैरने की अपेक्षा समुद्र में तैरना सरल है, ये हम जानते हैं सर। नदी में तैरने की अपेक्षा समुद्र में तैरना सरल है। अब हम एक और यहाँ से बात लिखेंगे, देखो कि नदी में अगर कोई पानी का जहाज है तो पानी का जहाज नदी में से जब समुद्र में जाता है तो वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि पानी का जहाज जब नदी में होता है तो नदी का घनत्व तो कम होता है तो वो थोड़ा धंस के चलता है, और जैसे ही समुद्र में प्रवेश करता है तो समुद्र के पानी का घनत्व तो ज़्यादा होता है तो वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जहाज जब नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। यह हमें समझ में आ गया सर, थोड़ा सा वो ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि समुद्र का जो पानी है उसका घनत्व ज़्यादा है, तो जब कम घनत्व वाले से ज़्यादा घनत्व वाले में जैसे जाएगा तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। और अगर इसका उल्टा हम सोचें कि सर समुद्र में से कोई जहाज अगर नदी में उतर रहा है तो वो थोड़ा सा धंस जाएगा, ये इसका उल्टा भी हमको याद रहेगा। हमें ये समझ में आएगा सर जल और नॉर्मल जो जल होता है उसका घनत्व कम होता है, समुद्र जल का घनत्व अधिक होता है। एक आपने सुना होगा एक लेक है उसका नाम है मृत सागर। मृत सागर एक झील है, मृत सागर उसका नाम है। मृत सागर क्यों उसको कहते हैं? क्योंकि सर उसमें जो नमक की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, उसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। उसमें अगर कोई भी चीज़ अंदर जाएगी तो वो हर एक चीज़ को ऊपर फेंक देता है। जैसे अगर कोई मछली जाएगी, कोई भी छोटा मोटा जीव जाएगा उसमें, तो इतनी डेंसिटी उसकी ज़्यादा है कि उसमें नीचे कोई चीज़ टिक ही नहीं पाती, हर चीज़ ऊपर आ जाती है। और अगर मछली ऊपर आ जाएगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी, वो मर जाएगी। इसलिए उस सागर में जो मृत सागर है उसमें कोई भी जीव जिंदा नहीं बचता है, इसीलिए उसका नाम ही मृत सागर हो गया है। उसमें डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो अंदर कोई जीव टिक नहीं पाता है, हर एक जीव ऊपर आ जाता है। अगर मृत सागर में हम लोग तैरेंगे तो हमें सर तैरना बहुत आसान होगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी, उस पानी की डेंसिटी और ज़्यादा होती है, तो वो हमको डुबाएगा नहीं, हम उसमें आराम से तैर सकते हैं। तो ये भी हम लिख लेंगे। अगला नोट पॉइंट हम समझते हैं। नोट पॉइंट नंबर 10। देखो अगर हम अपने शरीर का घनत्व देखें तो हमारे शरीर का घनत्व और जल का घनत्व अब हम थोड़ा कंपेयर करते हैं। जल का तो हम जानते हैं सर H2O का कितना होता है, 1000 होता है, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये होता है जल का। अगर मानव शरीर की बात करेंगे सर उसका घनत्व कितना है, तो 1080 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये याद रखना 1080 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब ये मानव शरीर का होता है। अब हम अगर बात करें सर मानव शरीर का इतना घनत्व है और इसका इतना है, तो पानी में अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग डूब जाएंगे। पानी में अगर कोई व्यक्ति डालेंगे तो वो डूब जाएगा, अगर वो तैरेगा नहीं खुद से, तो अगर अपने आप को स्वतंत्र छोड़ देगा तो डूबेगा, धीमे धीमे डूबेगा। तो क्योंकि इसका घनत्व ज़्यादा है और पानी का घनत्व कम है, तो ये है। तो व्यक्ति अगर जीवित है
तो उसका घनत्व इतना होता है और वो धीमे 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 पानी में डूब जाएगा। लेकिन होता क्या है, अगर कोई व्यक्ति मुर्दा है, मर जाता है, तो मरने के बाद व्यक्ति के अंदर जीवाणु होते हैं, बहुत सारे जीवाणु होते हैं, तो सांस तो बाहर नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हम मर चुके हैं, तो सांस हमारे अंदर से कोई भी गैस बाहर निकल नहीं पाएगी। तो अंदर के जो जीवाणु होते हैं वो हमारे शरीर को खाना प्रारंभ करते हैं, तो वो फिर जितनी भी गैसेस निकालते हैं, जैसे अमोनिया गैस है और तमाम यूरिया वगैरह सब कुछ वो निकालते हैं। लेकिन वो बनाते तो हैं अंदर गैस, लेकिन उस गैस को हमारे फेफड़े बाहर नहीं निकाल पाते हैं। इस कारण से शरीर हमारा थोड़ा फूलता है। हमारे देखा होगा कि कुछ मरने के बाद, कुछ समय के बाद, लगभग 24 घंटे के बाद उस शरीर से वो गैस बनती है, तो वो शरीर को फुला देती है। तो अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, तो मरने के बाद वो अंदर से उसकी बॉडी जब फूलेगी तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और जैसे ही 1080 से कम हो जाएगी, घट घट के लगभग 900 करीब हो जाता है, 900 के करीब जाके पहुंच जाता है। मृत शरीर का अगर देखें, मृत शरीर, मृत शरीर, शरीर की जो डेंसिटी है लगभग लगभग 900 900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाती है। अब हम बात करते हैं, ये अप्रोक्सीमेट है, लगभग 900, तो याद रखना। तो अब मर गया है शरीर, तो कुल मिलाकर लगभग 24 घंटे के अंतर्गत इतना हो जाएगा उसका। ऐसा नहीं होता है कि जैसे मर गया व्यक्ति और तुरंत उसका डेंसिटी कम होगी, ऐसा नहीं होता है। डेंसिटी कुछ समय लेती है, तब कम होती है। ऐसा नहीं कि आदमी मर गया तुरंत ही ऊपर आ जाएगा, तुरंत ऊपर नहीं आ पाएगा, वो धीमे धीमे ऊपर आएगा। तो लगभग 24 घंटे में उसका इतना हो जाएगा। तो जल का घनत्व कितना होता है, 1000, और इसका हो जाएगा 900, तो फिर ये कम घनत्व वाली हो जाएगी, तो फिर ये धीमे 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 ऊपर आ जाती है। यही कारण है कि मुर्दा जो व्यक्ति होता है वो पानी में तैर जाता है। तो हम कहेंगे जीवित, जीवित, जीवित व्यक्ति, व्यक्ति, जीवित व्यक्ति पानी में, पानी में डूब जाता है, डूब जाता है। जबकि 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 मुर्दा, मुर्दा व्यक्ति तैरता है, तैरता है। तो क्यों तैर जाता है मुर्दा, हमें समझ में आ गया सर। मरने के बाद लगभग 24 घंटे में उसकी जो डेंसिटी है वो 900 के करीब पहुंच जाती है, तो फिर अपने आप ही वो ऊपर तैरना स्टार्ट हो जाती है। देखो, अगर पलट के उल्टा है तो उल्टा होकर ऊपर आ जाएगा, और सीधा है तो सीधा ऊपर ऊपर मतलब ऊपर आ जाएगा, क्योंकि एक समान रूप से बॉडी बढ़ती है और डेंसिटी उसकी कम हो जाती है, तो इसके कारण वो ऊपर आ जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम नोट पॉइंट नंबर 11 बढ़ाते हैं। तो अब अगला नोट पॉइंट नंबर 11, नोट पॉइंट नंबर 11, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का 2700 होता है, 2700, एल्यूमिनियम का 2700 होता है। और एक और होता है यहाँ पर लोहा, लोहा का 78, लोहा Fe, उसका 78 80, 78 80 होता है इसका, देखिए कितना, हाँ 78 70 होता है। तो इतना हम याद रखेंगे, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और ये किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अगला हमारा जो नोट पॉइंट है, देखो 10 नोट पॉइंट ही हो गए, 11 में ही आ गया। 17 18 नोट पॉइंट है, 17 हैं, 16 17, उसमें से ही 11 में आ गया। एल्यूमिनियम 2700 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और लोहा 78 70 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, इतना होता है। तो अब हम अगर बात करें सर इन दोनों में, अगर इन दोनों में बात करें तो देखो इसका घनत्व ज़्यादा है। तो अगर हमने कहा कि सर हमने एल्यूमिनियम को पिघला लिया है, और एल्यूमिनियम को पिघलाने के बाद एक बर्तन में भर लिया है, उसमें अगर हम लोहे की बॉल को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगी। क्यों, क्योंकि सर लोहे का घनत्व ज़्यादा है और इसका घनत्व कम है, तो डूब जाएगी। अगर अब इसका हम उल्टा करें, हमने लोहे को पिघला लिया है, लोहे को पिघलाकर एक पात्र में भर लिया है, और अगर हम उसमें एल्यूमिनियम की बॉल को डालेंगे तो वो फिर डूबेगी नहीं, वो तैर जाएगी। तो हम यहाँ लिख देंगे, यदि यदि एक बर्तन, बर्तन में द्रवित, द्रवित लोहा, लोहा भरा जाए, भरा जाए, लोहा भरा जाए, और तब उसमें, उसमें एक एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की बॉल, बॉल डाली जाए, डाली जाए, तो
वह वह बॉल बॉल तैरेगी तैरेगी। इतना हम याद रखेंगे। अगर हम लोहे को पिघलाकर एक पात्र में भर लेंगे और अगर उसमें हम एल्यूमिनियम की बॉल को डालेंगे तो फिर वो तैरना स्टार्ट कर देगी। ये याद रहे क्योंकि सर इनकी डेंसिटी ये इस तरह से होती है। तो ये हो गया नोट पॉइंट नंबर 11। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब हम अगला नोट पॉइंट समझ लेते हैं। नोट पॉइंट नंबर 12। देखो नोट पॉइंट नंबर 12 में है चांदी, पारा और सोना। देखो चांदी का घनत्व होता है वो 1000 नहीं 10,500 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। चांदी का इतना होता है। और सर पारे का कितना होता है? देखो पारे का मैंने एक बार और बताया था, 13,546 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। मैंने इसका घनत्व एक बार और पहले बताया था, तो आपको याद हो तो लिख लेना। सोना है, सोने का घनत्व कितना होता है सर? 19,320 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब ये होता है। तो चांदी, पारा और सोना, इनका अगर डेंसिटी देखी जाए तो सर ये इनकी डेंसिटी होती है। तो सबसे इन तीनों में सबसे ज़्यादा घनत्व है इसका। इसका मतलब ये है, देखो 1 लीटर अगर हम मरकरी लेते हैं तो लगभग 13.5 किलोग्राम बनती है, 1000 का भाग लग जाता है। अगर 1 लीटर हम सोना भरेंगे तो सर सोने का जो वजन होगा लगभग 19 किलोग्राम हो जाएगा। बहुत भारी होता है। तो देखा होगा कि जब आभूषण, मान लीजिए कोई अगर बहुत 1 किलोग्राम आभूषण पहन के चलता है तो आपको लगेगा नहीं कि 1 किलोग्राम है, क्यों? क्योंकि वो बहुत भारी होते हैं। 1 किलोग्राम आभूषण अगर कोई व्यक्ति पहन के चलेगा तो लगेगा कि ये बहुत कम है, क्योंकि 1 किलोग्राम तो लगेगा बहुत आएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि सर ये जो होता है, ये डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण सोना बहुत भारी होता है। अगर हम यहीं से आपसे अगर सवाल पूछें कि देखो ये तो द्रव अवस्था में होता है पारा, पारा होता है लिक्विड अवस्था में, ये सॉलिड होता है। अगर हमें आपसे सवाल पूछेगा अगर हमने पारे में अगर चांदी की बॉल को डाला तो क्या होगा? तो चांदी की बॉल का घनत्व तो कम है और पारे का ज़्यादा है, पारा लिक्विड होता है। तो सर इसको अगर हम इसमें डालेंगे तो ये तैरेगा, क्योंकि इसका घनत्व तो कम है। पारे में अगर चांदी की बॉल को डालेंगे तो वो तैर जाएगी, लेकिन अगर पारे में सोने की बॉल डालेंगे तो फिर वो डूब जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि यदि, निष्कर्ष यहाँ से क्या निकला, यदि यदि पारे में एजी की बॉल डाली जाए तो वह तैरेगी तथा यदि सोना मतलब एयू की बॉल डाली जाए तो वह तैरेगी। इतना हमें समझ में आ गया। देखो अब हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था कि हमारे शरीर का कितना होता है सर, 1080 के करीब होता है। 1080 होता है हमारे शरीर का, और इसका है 19,000, इसका है सर 13,500। तो अगर मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है, अगर मरकरी में हम लोग अगर जाएंगे, जैसे हम लोग अगर किसी व्यक्ति को उसने कहा कि सर ये लिक्विड फॉर्म में होता है और हम इसमें डूबना चाहते हैं तो डूब नहीं पाएगा, क्योंकि मरकरी में अगर कोई व्यक्ति जाएगा, लेट जाएगा तो आराम से ऊपर ही लेटा रहेगा, डूब ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सर इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और शरीर की डेंसिटी सर 1000 के पास में है, ये 13,000 है और शरीर की डेंसिटी 1000 के पास में है। तो सर वो आराम से व्यक्ति होगा मरकरी के ऊपर आराम से चल भी सकता है और मरकरी में डूबेगा नहीं कुल मिलाकर, क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो हम याद रखेंगे, ये थोड़ा याद रखना है इन तीनों का। अगला है हमारा सबसे भारी धातु। देखो सबसे भारी धातु होती है ऑस्मियम, ओएस पढ़ते हैं इसको बोलते हैं ऑस्मियम। और इसका लिखेंगे ऑस्मियम, लिख देते हैं ऑस्मियम। और इसकी जो डेंसिटी होती है वो होता है 22,570 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। देखो सबसे भारी धातु है ये। जितनी भी हमारी धातुएं हैं, देखो धातुओं को हम डिटेल में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे भारी धातु अगर बात करेंगे, धातुओं की बात करेंगे तो सबसे भारी सर ऑस्मियम होती है। और उसका कितना डेंसिटी होती है सर? 22,570 होता है, 22,570 ऑस्मियम का होता है। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि सर अगर मरकरी है, मरकरी में हम ऑस्मियम की बॉल को डालेंगे तो क्या होगा? तो सर ऑस्मियम तो बहुत भारी हो गया, वो तो आराम से तुरंत बैठ जाएगा मरकरी में।
तो मरकरी में अगर हम सोने की बॉल डालेंगे तो डूब जाएगी, और अगर ऑस्मियम की बॉल डालेंगे तो भी डूब जाएगी। संसार की सबसे भारी धातु होती है, तो सबसे भारी धातु है उसका हमें जो घनत्व है वो याद रखना है। अगला हम बात करते हैं सर सबसे भारी पदार्थ। देखो पदार्थ में सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये सब अवस्थाएं आ जाती हैं। इन सभी पदार्थों में सबसे भारी पदार्थ कौन हो सकता है भाई? जिसका घनत्व सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? देखो अगर कोई ग्रह है या फिर कोई तारा है, वो जब अपने द्रव्यमान को बहुत इकट्ठा करता जाता है, सिकुड़ता जाता है, वो अपने मास को पूरे को इकट्ठा करता जाता है, अपनी डेंसिटी को बहुत बढ़ाता जाता है। जब डेंसिटी उसकी बहुत बढ़ती आती है तो अंत में जाकर वो उसका नाम हो जाता है न्यूट्रॉन तारा या फिर ब्लैक होल। न्यूट्रॉन तारा या फिर ब्लैक होल मतलब कोई भी तारा है वो अपनी द्रव्यमान को इतने पास में खींचता है, इतना सब सिकोड़ लेता है ताकि उसका जो घनत्व है बहुत ज्यादा हो जाता है। घनत्व बहुत हो जाता है। इसका घनत्व होता कितना है? देखो सबसे भारी पदार्थ या घनत्व किसका होता है? तो न्यूट्रॉन तारा या फिर हम इसको बोलेंगे ब्लैक होल। न्यूट्रॉन तारे का घनत्व और थोड़ा सा बढ़ जाता है तो ब्लैक होल बन जाता है। तो हम लिखेंगे सबसे भारी पदार्थ का घनत्व। सबसे भारी पदार्थ पहले है कौन? तो वो है न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा या फिर हम इसी को क्या कहते हैं? ब्लैक होल। ब्लैक होल कहा जाता है। इसका होता कितना है भाई? लिखो यहाँ पर 1 × 10⁻18 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये इतना ज्यादा घनत्व है कि आप जैसे मान लीजिए कि सिरप आता है, सिरप में 2 ml का ढक्कन आता है। अगर 2 ml के ढक्कन में अगर हमने न्यूट्रॉन तारे के पदार्थ को भर लिया तो उसका वजन कितना हो जाएगा? लगभग 10 हाथियों के वजन के बराबर हो जाएगा। इतना भारी होता है। अंदाजा लगाओ कि 10 हाथियों में कितना वजन होगा। बहुत हो सकता है। और उतना वजन न्यूट्रॉन तारे का पदार्थ अगर लेंगे और मात्र 2 ml का ढक्कन भर लो, मतलब 1 चम्मच जितना भर लो, तो अगर उस 2 ml के ढक्कन में न्यूट्रॉन तारे के पदार्थ को भर लेंगे तो 10 हाथियों के वजन के बराबर हो जाएगा। इतना भारी होता है। तो हम यहाँ पर इसकी डेंसिटी हम डायरेक्ट याद रखेंगे। कभी कभी पूछ लेगा कि न्यूट्रॉन तारा या फिर ब्लैक होल का घनत्व कितना होता है। तो हम यहाँ से एक निष्कर्ष और निकाल दिया है, हमने बता दिया है कि लगभग हम कहेंगे एक 2 ml के ढक्कन में न्यूट्रॉन तारे के पदार्थ को भरा जाए तो उसका वजन लगभग 10 हाथियों के बराबर हो जाता है। 10 हाथियों के बराबर हो जाता है। 10 हाथियों के बराबर उसका वजन हो जाता है। तो हम ये याद रखेंगे सर सबसे भारी पदार्थ है इस संसार का, क्या इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अगर भारी कोई चीज है तो सर वो न्यूट्रॉन तारा या फिर ब्लैक होल का मटेरियल है जिससे वो बना हुआ है। अब उसका घनत्व होता है इतना। अगर हम आप 2 ml के ढक्कन में भी उसको भर लोगे तो उसका वजन हो जाएगा लगभग 10 हाथियों के बराबर। तो अंदाजा लगा सकते हैं कितना भारी होगा। तो ये हो गया। अगर इसका मतलब ये है कि सर अगर वो ढक्कन भर के न्यूट्रॉन तारे का जो पदार्थ है उस ढक्कन भर के किसी के सिर पे रख दिया तो उस सिर को पार करके जमीन में निकल जाएगा। इतना भारी होता है, सहन ही नहीं कर पाएगा भाई। इतना भारी हो गया, इतना छोटे से पदार्थ में इतना भारी होता है। तो कुल मिलाकर ये हमें समझ में आया। अगला है हमारा नोट पॉइंट नंबर 15। देखो 16-17 मैंने बताए थे, तो मैंने क्या किया कि ये देखो इनको मैं अलग अलग लिखता तो नोट पॉइंट बढ़ जाते, तो इन 3 को मैंने एक ही में लिख दिया। तो यहाँ पर नोट पॉइंट मैंने थोड़े कम कर दिए। ये 15वां नोट पॉइंट है और अभी 2 नोट पॉइंट है हमारे पास। देखो 15वां नोट पॉइंट क्या है, ये थोड़ा सा इधर लिखते हैं। नोट पॉइंट नंबर 15। देखो यहाँ पर हमने फॉर्मूला तो डेंसिटी का पढ़ाई था। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? D बराबर m/v, ये होता है फॉर्मूला। m/v होता है। हम यहाँ से अगर हम इस m को कांस्टेंट कर दें, हमने कहा कि सर द्रव्यमान अगर कांस्टेंट है
तो घनत्व और आयतन में कैसा संबंध हो जाएगा, उल्टा संबंध हो जाएगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि केस CASE केस 1, पहला केस क्या है कि यदि यदि m बराबर CONSTANT कांस्टेंट, तो क्या होगा, d जो होगा समानुपाती 1/v, उल्टा संबंध हो जाएगा इसमें। इसका मतलब क्या है कि सर घनत्व जितना ज्यादा होगा वॉल्यूम उतना ही कम होगा। आयतन आयतन देखो, आयतन बढ़ाएंगे तो घनत्व घटेगा और आयतन घटाएंगे तो घनत्व बढ़ेगा, उल्टा संबंध हो गया इनमें। अब आपने देखा होगा कि जैसे एक टाइटैनिक जहाज जब डूबा था तो लोगों देखा, आप अगर आपने मूवी देखी होगी तो उसमें पीले कलर की एक जैकेट पहनाते थे, पीले कलर की जैकेट पहन पहन के लोग पानी में कूद रहे थे। तो वो जो जैकेट होती है उसमें हवा भर जाती है, वो आप खुद ही फूंक मारते हैं उसमें हवा भर लेते हैं, एक यहाँ पाइप होता है और अपने मुंह से उसमें हवा भर लेते हैं तो हवा भर जाती है, उसको बोलते हैं लाइफ जैकेट। लाइफ जैकेट करती क्या है कि जैसे हमने उस लाइफ जैकेट को पहन लिया और हमने हवा भर ली, तो वो करती क्या है कि हमारे शरीर का आयतन बढ़ा देती है, हमारे जो शरीर है उसका आयतन बढ़ा देती है। हमारे शरीर का वैसे एग्जैक्ट आयतन तो 1080 होता है, जो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, लेकिन ये लाइफ जैकेट जैसे ही हम पहनते हैं तो वो हमारे शरीर का आयतन को थोड़ा सा बढ़ा देती है, और अगर आयतन बढ़ जाएगा तो सर घनत्व तो कम हो जाता है, तो हमारा जो घनत्व है वो 1000 से बहुत नीचे पहुंच जाता है, 1000 से भी बहुत नीचे पहुंच जाता है। इसीलिए लाइफ जैकेट को पहनकर अगर व्यक्ति कोई पानी में कूद जाएगा तो वो डूबता नहीं है, डूबता नहीं है। तो वो यही कारण है, क्योंकि सर लाइफ जैकेट क्या करती है, आयतन बढ़ा देती है। तो हम इस बात को यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर इस बात को लिखेंगे कि लाइफ जैकेट, लाइफ जैकेट, जैकेट शरीर का आयतन बढ़ा देती है, बढ़ा देती है, जिस कारण शरीर का घनत्व कम हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए शरीर डूबता नहीं है, डूबता नहीं है। हमें इतना समझ में आया कि जो लाइफ जैकेट होती है, पानी के जहाज में जितने भी कैंडिडेट होते हैं, जितने भी लोग जाते हैं, वो हर एक के पास लाइफ जैकेट होती है। तो लाइफ जैकेट की आपातकालीन स्थिति में वो पहनते हैं, आयतन बढ़ जाता है तो पानी में गिरने के बाद भी वो डूबेगा नहीं, अगर तैरना भी नहीं आता है तो वो डूबेगा नहीं, ऊपर ही ऊपर रहेगा। तो ये लाइफ जैकेट का काम होता है, ये वाले हम इस केस से पढ़े। अगला एक और है, अगला देखो यहाँ पर नोट पॉइंट नंबर यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, नोट पॉइंट नंबर 16 क्या है, ये जो केस नंबर 1 है, केस नंबर 1, अब इसका केस नंबर 2 आएगा। 2 क्या है, केस नंबर 2, अगर हमने अभी m को कांस्टेंट रखा था, द्रव्यमान को हमने कांस्टेंट रखा, अब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे, तो अगर हम आयतन फिक्स रखें, आयतन हमारा फिक्स रहे, जैसे मान लीजिए हम एक ढक्कन है, ये ढक्कन इतना ही बड़ा एक दूसरा ढक्कन लेंगे और इसमें भी पदार्थ भरेंगे, इतने मतलब इसमें भी पदार्थ भरेंगे, तो आयतन तो समान हो गया। आयतन समान होने के साथ साथ क्या होगा कि सर जो घनत्व है वो द्रव्यमान के समानुपाती हो जाता है। तो जिसका घनत्व ज्यादा होगा सर उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कंडीशन नंबर ये वर्ग, यदि v बराबर कांस्टेंट, CONSTANT, v बराबर कांस्टेंट, अगर v बराबर कांस्टेंट है तो क्या हो जाता है, घनत्व समानुपाती हो जाता है द्रव्यमान के। ये हम याद रखेंगे, घनत्व जो है ना वो द्रव्यमान के समानुपाती हो गया। अब होगा क्या कि समान आकार के बर्तन में दो लिक्विड हमने भरे, एक इसमें और एक इसमें, बराबर बराबर भर लिए। तो जिस लिक्विड का वजन ज्यादा होगा तो हम कहेंगे सर इसी का घनत्व ज्यादा है। जैसे मान लीजिए हमारे पास समान दो बर्तन हैं और एक बर्तन में हमने शहद भरा है और एक बर्तन में हमने पानी भरा है, तो इस बात की गारंटी है सर वजन किस में ज्यादा होगा, सर शहद में ज्यादा होगा। क्यों, अगर वजन इसमें ज्यादा है, समान आयतन पर वजन ज्यादा है, तो सर हम कहेंगे कि सर इसका घनत्व भी ज्यादा होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि समान आयतन होने पर जो द्रव या पदार्थ भारी है उसका घनत्व ज्यादा होगा। हमें समझ में आया कि सर ये है नोट पॉइंट। देखो इस नंबर सबका पड़ा है,
ये 15वां है और उसके बाद ये है 16वां। जगह नहीं थी तो मैंने इधर कर दिया। तो हमें समझ में आएगा सर अगर ये आयतन को कांस्टेंट कर देंगे, अगर आयतन को कांस्टेंट कर देंगे तो सर द्रव्यमान के समानुपाती हो जाएगा घनत्व। इसका मतलब ये है कि सर बराबर बराबर दो बर्तन में हमने दो लिक्विड भरे हैं, तो जो भारी है सर उसका घनत्व ज़्यादा होगा और जो हल्का है उसका घनत्व कम होगा। तो अगर हमने एक में दूध भरा है और एक में हमने शहद भर लिया तो कौन होगा? शहद फिर भी भारी होगा, तो सर शहद भारी होगा तो सर उसका घनत्व ज़्यादा होगा, दूध का कम होगा। तो ये हमें समझ में आया। 16 नोट पॉइंट हो गए। तो ये नोट पॉइंट हमारे यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। तो जो हम घनत्व वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, घनत्व वाला, तो घनत्व से रिलेटेड ये जानकारी पूरी हो गई। लेकिन अब अगली जो क्लास आएगी, ये आज की क्लास तो इतनी रखते हैं, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सापेक्षिक घनत्व क्या है और आपेक्षिक घनत्व क्या है। मतलब सापेक्षिक आपेक्षिक एक ही नाम है और इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिलेटिव डेंसिटी। हम अगली क्लास में वो पढ़ेंगे, क्योंकि अगर वो भी हम इसमें पढ़ाएंगे तो वो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। देखो हाँ, एक बात और याद रखना कि अगर मुझसे कोई पढ़ाते पढ़ाते कोई गलती हो जाती है, अगर बाई चांस मैंने कुछ पढ़ाया और डेटा में मैंने कुछ गलत लिख दिया, तो वो मैं वीडियो एक बार अपलोड करने के बाद खुद देखता हूँ। अब वीडियो अपलोड होने के बाद देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वीडियो में किसी तरह का चेंजेस कर दूँ, नहीं हो सकता। वो वीडियो अपलोड हो जाती है, फिर हम उसको डिलीट भी नहीं कर सकते। तो हाँ, इतना होता है कि उस वीडियो को मैं बाद में देखता हूँ और अगर उसमें मुझे लगा है कि ये मैंने गलत बता दिया है, तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें मैं उस समस्या का समाधान कर देता हूँ। तो अगर आपको वीडियो कभी देखते देखते ये लगे कि सर ये आपने गलत पढ़ा दिया, ये सर ने ये वाला पॉइंट गलत पढ़ा दिया, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना, मैंने उसको सही बताया होगा। ठीक है भाई, तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त। अब मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।